नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री सीरीज, जिसमें हम सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इनसे ना छूटे। और जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक, उनको एक एक कर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम सर्वप्रथम देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: उनकी वंशावली, जन्म, शिक्षा, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, स्वतंत्रता बाद भूमिका, किताबें, नारे व कथन। इन पर एक एक कर विस्तृत चर्चा की जाएगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम के, वह बिल्कुल ना छूटे। आइए देखते हैं, हम सर्वप्रथम वंशावली को देखेंगे। वंशावली में जो हैं गंगाधर नेहरू जो हैं, ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू के दादाजी हैं। उनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, है ना। जो मोतीलाल नेहरू हैं, उनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी देवी था, है ना। और जो मोतीलाल नेहरू हैं, यह कश्मीरी पंडित, यानी कि यह किस समुदाय से आते थे? शाश्वत कोल ब्राह्मण समुदाय से ये बिलोंग करते थे। और जो स्वरूप रानी देवी थी, यह इनकी दूसरी पत्नी थी, क्योंकि प्रसव के कारण इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। अब आते हैं हम जवाहरलाल नेहरू पर। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इनकी पत्नी का नाम है कमला नेहरू और इनकी दो बहनें थी। कौन कौन सी? एक हैं विजय लक्ष्मी पंडित और दूसरी थी कृष्णा हटी सिंह, है ना। और जो हैं इनकी पुत्री थी एक इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी। और इनका एक लड़का था संजय गांधी की पत्नी का नाम मेनका गांधी। और संजय गांधी के लड़के का नाम राजीव गांधी और राजीव गांधी की पत्नी का नाम सोनिया गांधी। और अंत में जो राजीव गांधी थे, इनके लड़के का नाम राहुल गांधी और लड़की का नाम प्रियंका गांधी। जो इनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी, यह यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, है ना। तो अब हम इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस जो है प्रधानमंत्री के ऊपर है। तो प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इनके ऊपर इनके इतिहास से लेके हर एक चीज़ जो हैं, इनके ऊपर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है, वह 14 नवंबर 1889 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, जो कि ब्रिटिशर के अंतर्गत या अंडर में था, या ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है, वह है 27 मई 1964 को। लगभग 74 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, हृदयघात या हार्ट अटैक के कारण। और जो इनका अंतिम संस्कार है, वह दिल्ली में शांतिवन में किया गया था और इनका समाधि स्थल भी शांतिवन है। इनके जो शिक्षा है, उनके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जो इनकी स्कूली शिक्षा है, वह हैरो स्कूल, और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड से हुई। अच्छा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी, वह घर पर ही हुई, यानी कि बड़े बड़े, ये कह सकते हैं हम कि जो इनकी जो स्टार्टिंग जो पढ़ाई थी, वह कोचिंग के माध्यम से हुई। यानी कि पहले क्या करते थे, स्कूल नहीं गए थे, इनको घर पर ही पढ़ाया गया था। उसके बाद हैरो स्कूल में इनका दाखिला किया गया, और यह कहाँ है? इंग्लैंड में है। इनका कॉलेज था ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में। इनका
क्या हुआ, एडमिशन, कॉलेज एडमिशन था, और ये कहाँ पर है, लंदन में है। यहाँ से इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री हासिल की थी। इन्होंने बैरिस्टर की जो डिग्री थी वह इनर टेम्पल लंदन से प्राप्त की थी। 14 नवंबर को यानी कि इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 14 नवंबर 2022 को इनकी 133वीं जयंती थी, और जो अब नेक्स्ट 2023 में आएगा वह 134वीं जयंती होगी। यहाँ पर मैंने विश्व बाल दिवस की तारीख भी लिख दी है, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या क्या भूमिका रही और किस तरह से इन्होंने कार्य किया, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी थे, यह भी पेशे से एक वकील थे, और जो नेहरू जी थे यह एक संपन्न घर से थे, है ना। मतलब ये नहीं कि ये गरीब थे, यानी कि इनका जो बैकग्राउंड था वह बहुत ही अच्छा था। तभी तो जो इनके जो बचपन में जो कोचिंग चलती थी या प्राइवेट जो पढ़ते थे, कोई आम आदमी ऐसे नहीं पढ़ सकता था, है ना। और उसके बाद फिर इंग्लैंड के बाद लंदन, और इस तरह से इन्होंने इनकी एजुकेशन को पूरी की थी। अब देखते हैं हम स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका। नेहरू जी जो थे 1912 में अपने देश वापस लौटे, यानी कि यह इंग्लैंड में थे, पहले 7 साल इन्होंने इंग्लैंड में बिताए। उसके बाद 1912 में क्या हुआ, यह अपने देश वापस आए। उसके बाद 1912 में बंकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया। यानी को इनको राजनीति का प्रारंभ से ही बड़ा शौक था, और जैसे ही यह भारत आए या स्वदेश लौटे तो इन्होंने 1912 में ही कांग्रेस के जो बंकीपुर सम्मेलन हुआ उसमें इन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उसके बाद 1916 में वे एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसमें भी शामिल हुए, यानी कि भारत में जो थे एनी बेसेंट और प्लस बाल गंगाधर तिलक, ये मुख्य आदमी थे, और बाद में नेहरू जी भी इनसे जुड़ गए। और 1919 में क्या हुआ, होम रूल लीग जो है आपका इलाहाबाद में जो है होम रूल लीग के या क्या हो गए सचिव भी बनाए गए। 1916 में यह गांधी जी से क्या हुआ, पहली बार मिले, है ना। गांधी जी से कब मिले, या पहली बार मिले। 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले से पहले किसान मार्च का इन्होंने आयोजन किया। यानी देखो ये राजनीति में क्या अब इंटर होते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपना क्या वर्चस्व बढ़ा रहे हैं उसमें। फिर 20 से लेकर 22 में असहयोग आंदोलन के कारण यह क्या हुआ, 2 बार जेल गए। जो असहयोग आंदोलन है यह गांधी जी द्वारा चलाया गया एक अखिल भारतीय आंदोलन था, और यूँ भी कह सकते हैं कि जो गांधी जी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन यह कैसा था, पहला आंदोलन था जिसमें इन्होंने भी गांधी जी के साथ हिस्सा लिया, और उसके कारण उनको क्या जेल भी हुई। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, और इसके कारण गांधी जी काफ़ी नाराज हुए और असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया गया। फिर सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया। देखो मैंने जो इनके ईयर हैं और जो राजनीतिक जो इनका क्रम था उसको मैंने सीक्वेंस वाइज लिखने की कोशिश की है ताकि आपको याद करने में समस्या ना आए, है ना। मैंने जो सन है उनको सीक्वेंस वाइज लिखा है। जो 23 में क्या किया इन्होंने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी नियुक्त हुए, है ना। इसके बाद में दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें जो कांग्रेस था वह 2 गुटों में बढ़ गया, और जो आपका गया अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे CR दास। कौन थे इसके अध्यक्ष, CR दास जी थे। और जब गया अधिवेशन हुआ और कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गया तो उसमें से एक तो परिवर्तनवादी गुट हो गया और एक हो गया आपका अपरिवर्तनवादी गुट। जो परिवर्तनवादी गुट था उसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू,
ये लोग थे। और जो अपरिवर्तनवाद था उसमें राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचार्य और सरदार पटेल। और यहीं पर जो नेहरू जी थे उनका झुकाव किधर था, अपरिवर्तनवाद की ओर था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेहरू जी थे उन्होंने अपने पिता के अपोजिट जाना स्टार्ट किया है। यानी कि उनके पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू वह परिवर्तनवादी गुट में थे, जबकि गांधी जी नेहरू जी कहीं ना कहीं अपरिवर्तनवादी गुट में शामिल थे, है ना। इसके बाद 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। और स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना है वह CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने ही की थी, है ना। फिर 1927 में तक उन्होंने 2 बार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। यानी कि जो अपने नेहरू जी थे इन्होंने 27 तक क्या किया, 2 बार कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। इससे पहले एक घटना मैं 1927 की ओर बताना चाहूँगा। इसमें जो 1927 था इसमें बेल्जियम में एक बैठक हुई थी। बैठक किस टाइप की कि जितने भी सभी उपनिवेशी देश है, उपनिवेशी का मतलब ये होता है कि जो किसी न किसी देश के अंडर में हैं, यानी कि कोई ना कोई उन पर राज्य कर रहा है, यानी कि गुलाम सीधा सीधा हम कह सकते हैं। उन देशों की क्या हुई, बेल्जियम में बैठक हुई और भारत की ओर से क्या थे, नेहरू जी गए और नेहरू जी ही अध्यक्ष थे। तो इसमें जो नेहरू जी थे इनकी बोलने की शैली बहुत ही बेहतरीन थी। यानी कि ये जहाँ जाते थे वहाँ झंडे गाड़ देते थे। यानी कि इतना प्रभावित करते लोगों को बहुत ज़्यादा, यानी कि इनके दीवाने हो जाते थे। इनकी बोलने की शैली ही इतनी व्यवस्थित थी, इतनी अच्छी थी और बहुत चतुर और चालाक भी थे ये। यानी कि बहुत तेज तर्रार थे ये, क्योंकि ऐसे ही कोई अपने पिता के विपक्ष में नहीं जाता है। क्योंकि जब कांग्रेस जो है गया अधिवेशन में 2 गुटों में बटा तो इनका जो झुकाव था अपरिवर्तनवाद की ओर था, है ना। क्योंकि अपरिवर्तनवादी जो खेमा था इसमें इनके पिताजी नहीं थे, ठीक है। और जो थे इनके पिताजी के साथ से CR दास, और जो अपरिवर्तनवादी में राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचार्य और सरदार पटेल ये लोग थे, है ना। यानी कि यह कहीं ना कहीं क्या दूरदृष्टि भी रखते थे कि किस तरह से राजनीति में अपना वर्चस्व बनाया जाए और किस तरह से इसमें काम किया जाए। ये सारे गुण इनमें काफ़ी भरे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं 1927 का साइमन कमीशन जब भारत आता है तो इसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए गए। अब साइमन कमीशन का जो विरोध था काफ़ी ज़ोर शोर से चला। उसके बाद में इसी के साइमन कमीशन के विरोध में ही क्या हुआ, नेहरू कमेटी बनी। जब नेहरू कमेटी कब बनी, 1927 में जो है आपका साइमन कमीशन आया। 1928 में आपकी क्या बनी, नेहरू कमेटी बनी और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और जब नेहरू जी ने इस कमेटी के अध्यक्ष हुए उसके बाद जब रिपोर्ट उन्होंने सौंपी, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार की या मसौदा तैयार किया और उसी को कहा जाता नेहरू रिपोर्ट। और उसमें मांग रखा गया कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट। अच्छा, डोमिनियन स्टेट जो था यानी कि ये होता क्या है और इसका विरोध जो है जवाहरलाल नेहरू ने क्यों किया। देखो, नेहरू जी जो थे वह अपने पिता के अपोजिट तो गया सम्मेलन से ही स्टार्ट हो गए थे। गया जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उससे ही स्टार्ट हो गए थे और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने पिता से अपोजिट होने लगे। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि जो डोमिनियन स्टेट है यह कहीं ना कहीं गलत मांग है ना। और ये जो चाहते थे नेहरू जी, वो चाहते थे पूर्ण स्वराज्य। क्या चाहते थे, पूर्ण स्वराज्य। और इनके पिता ने जो मांग रखी वो क्या थी, डोमिनियन स्टेट की। यानी कि इसमें क्या होता था डोमिनियन स्टेट में, यानी कि राज्य जो है 2 लोगों के अधीन हो था, है ना। और नेहरू जी चाहते थे कि हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमारे देश पर हम ही राज्य करें, कोई दूसरा बंदा राज्य नहीं करेगा।
अब 28 में ही एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की और इसके महासचिव बने। नेहरू जी ने क्या किया, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की और उसके क्या बन गए, वो महासचिव बने। 28 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू पर लाठीचार्ज किया गया। ठीक, उसके बाद 1929 का आता है लाहौर अधिवेशन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में इन अध्यक्ष बने कौन, नेहरू जी बने। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, है ना। जब इनके पिताजी ने 1928 में, ठीक है, जो रिपोर्ट तैयार की थी और उसमें डोमिनियन स्टेट की मांग रखी थी, उसके विरोध में इन्होंने 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ और उसमें अध्यक्ष कौन बन गया, अब नेहरू जी बन गए, है ना। और इन्होंने क्या किया, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और ये कहा गया कि हमें अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम खुद क्या हैं, अपने आप स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि यह जो था दिसंबर के लगभग में आपका सम्मेलन हुआ, ठीक है, 1929 के दिसंबर लास्ट में। तो नेहरू जी ने कहा कि हम जनवरी के जो भी जनवरी में अंतिम रविवार होगा, हम उस दिन हमारी स्वतंत्रता की जो है पूर्ण घोषणा कर देंगे। तो जो आपका 26 जनवरी होता है उस दिन जो था संडे था, यानी कि जनवरी का लास्ट संडे, और उस दिन तारीख क्या थी, 26 जनवरी, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी और जो रावी नदी थी उसके तट पर झंडा फहरा दिया और इस तरह प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और कब मनाया गया प्रथम स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1930 को। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1929 से 31 में उन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति नामक एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें कांग्रेस के मुख्य लक्ष्यों और देश के भविष्य को रेखांकित किया। यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और ये देखो, राजनीति में ये कहा जाता है कि जब बेटा ही पिता के खिलाफ हो जाता है तो क्या होता है, पिता का जो है वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और यही इनके पिताजी के साथ हुआ। उसके बाद में उनकी जो राजनीतिक जो पकड़ थी वह धीरे धीरे कमज़ोर हो गई और जो नेहरू जी थे वह धीरे धीरे क्या हुए, राजनीति में अच्छे ये मान के चलो कि अच्छी जगह बना ली उनने, ठीक है। इसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। यानी कि जितने भी यह गांधी से क्या थे, काफ़ी प्रेरित थे। जब गांधी जी से यह मिले थे 1916 में, पहली बार यह मिले थे गांधी जी से, तभी से क्या था कि इन्होंने गांधी जी को अपना आइडियल मान लिया था और जो भी वह काम करते थे उसमें यह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। नेहरू अब क्या हुआ, जो नेहरू जी थे वह कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए थे और महात्मा गांधी के समान लोकप्रिय होने लगे धीरे धीरे। यानी कि जब यह क्या हुआ कि जब राजनीतिक पकड़ इनकी अच्छी होने लगी तो यह भी धीरे धीरे क्या हुए, उठने लगे और लोगों में क्या हुए, फेमस होने लग गए। 14 फरवरी 1935 को अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा पूरी की। जब इन्हें जेल में बंद कर दिया गया तो इन्होंने अपनी आत्मकथा जो थी उसको कहाँ लिखी, अल्मोड़ा जेल में लिखी और वहीं पर इसको पूरी की। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब देख रहे हो आप, जितने भी मतलब इनका वर्चस्व इतना है कि कांग्रेस के कम से कम 4 अधिवेशनों में अध्यक्षता करेंगे। अच्छा खासा प्रभाव जो है राजनीति में इनका हो गया। इसके बाद 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था कब, 1935 में, और इसी नाम से यह रहा। इसमें कांग्रेस के चुनाव होना था इसके अंतर्गत, तो इन्होंने क्या किया, अब इनको टाइम नहीं मिला जाता चुनाव की तैयारी के लिए, मात्र क्या 2 साल के लगभग इनको टाइम मिला और इन्होंने खूब मेहनत की
और 11 प्रांतों में से लगभग 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई, है ना। और जो था इस तरह से इसके बाद और नेहरू जी का कद क्या हुआ, राजनीति में बड़ा होने लगा। जो चुनाव थे आपके कब हुए थे कांग्रेस के, 1937 में। इसमें जो थे 11 प्रांतों में से कितने, 8 प्रांतों में इनकी सरकार बनी, ये कम नहीं होती है। अच्छा, इनके अपोजिट में जो थे मोहम्मद जिन्ना थे, अली जिन्ना जो थे वह, जो जिन्ना और जो ये अपने नेहरू जी थे, इन्होंने क्या किया, साथ साथ जो है अपने ट्रिनिटी कॉलेज में जो है, ओ सॉरी, इनर टेम्पल कॉलेज में क्या, बैरिस्टर की जो डिग्री एक साथ की थी, वहीं से यह एक दूसरे को जानते पहचानते थे। लेकिन यह दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। इससे क्या हुआ, जब ये चुनाव हार गए जिन्ना, तो इनके दिल में बहुत धक्का लगा और धीरे धीरे जो था यह एक दूसरे से क्या होने लग गए, कटने लगे। और इस तरह से जो जिन्ना थे उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि जब भी भारत आज़ाद होगा तो जो भारत का विभाजन जरूर करवाएंगे। यह इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बैठ गया था। तो द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत था वो किसने, जिन्ना जो थे उसके सपोर्ट कर रहे थे द्विराष्ट्र सिद्धांत का। 1940 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। नेहरू जी ने 1940 में क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और इनको कम से कम 4 साल की जेल हुई उसके दौरान। 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऐतिहासिक अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की, बॉम्बे से, है ना। उसके बाद आता है अन्य नेताओं के साथ भी, साथ नेहरू को क्या किया गया, 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पे, और गिरफ्तार करने के बाद इनको कहाँ ले जाया गया, अहमदनगर के किले में नज़रबंद कर दिया गया। यानी कि जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था वह 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ और उसी दिन इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में जब यह रिहा कर दिए गए, उसके बाद भी ये चुप नहीं बैठे, उन्होंने फिर दूसरे काम स्टार्ट कर दी। जो आईएनए था, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उसमें जो निष्ठाहीन जो अधिकारी थे और सैनिकों के लिए उन्होंने क्या किया, कानून बचाव की व्यवस्था स्टार्ट कर दी। 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में भी नेहरू की क्या थी, अहम भूमिका थी। इसमें गांधी ने जो था अपना उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं किसको घोषित कर दिया था, नेहरू जी को घोषित कर दिया था। यानी कि यह गांधी जी के क्या थे, काफ़ी करीब आ चुके थे। अच्छा, करीब आने के रीजन भी थे इनके, कि ऐसा नहीं कि ये सीधे करीब आ गए, इनसे भी अच्छे अच्छे नेता थे कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इनका पास में आने का एक रीज़न और था कि ये क्या, गांधी जी की इज्जत करते थे, आइडियल मानते थे। इज्जत तो खैर सभी करते थे, लेकिन जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, इनका भी जो छवि था यह बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो त्रिपुरी संकट जो आया था उसमें क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये क्या हुआ, जेल से भाग गए और कहाँ पहुँच गए, अफगानिस्तान चले गए। और जब यह देश से बाहर चले गए तो देश के लोगों से इनकी जो डोर थी वह कहीं ना कहीं कट गई। अब इसका भी फायदा किसको, नेहरू को मिला। और जो नेहरू जी थे वह राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ता के रूप में और मजबूत हो गए, है ना। तो इस तरह देखो, कहीं ना कहीं सभी का सपोर्ट मिला है इनको और कुछ किस्मत भी थी इनकी। अब आता है 1946 में जब ये चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में क्या हुआ, चुने गए। यानी कि इनका कांग्रेस में इतना कद बढ़ गया कि ये मान लीजिए कि जितना गांधी जी का वर्चस्व था उससे कम नहीं था, है ना। क्योंकि हम अभी देखेंगे कि देखो इनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी, उनको भी हम देखेंगे किस तरह की कमियां थी, है ना। अब आता है आपका सत्ता के हस्तांतरण की रणनीति की सिफारिश करने के लिए वर्ष 46 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। अच्छा, ये क्या था कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन किस वक्त आया, जब नेहरू जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। कब? 1946 में। उसी समय में
कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते हैं इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हुआ क्या कि जब इंग्लैंड जो था, हम उनके क्या थे, गुलाम थे, तो वहाँ पर थी दो पार्टियाँ, एक थी आपकी कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी आपकी लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी वहाँ पर उस टाइम सत्ता थी और उसके पीएम थे आपके विंस्टन चर्चिल। तो लेबर पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे क्लीमन एटली, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, है ना, यह उन्होंने कहा। तो फुल सपोर्ट किया, भारतीय लोगों ने उनका फुल सपोर्ट किया, और इस तरह से जो क्लीमन एटली थे उनकी लेबर पार्टी जो थी वह सत्ता में आई, और उन्होंने भी उनका वादा पूरा किया। और एक कैबिनेट जो है, जो मंत्री कैबिनेट था, उनका जो कैबिनेट बना था उसी में से कैबिनेट को क्या किया, तीन बंदे को, तीन कैबिनेट मंत्री को क्या किया, भारत भेजा, और इसे ही कैबिनेट मिशन कहा जाता है। और ये कब भेजा था, 1946 में। तो जो आपके तीन मंत्री थे वो कौन कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर, ये तीन सदस्य थे किस पार्टी के, लेबर पार्टी के। और इन्हें यहाँ क्लीमन एटली जब सत्ता में आए तो इन्हें यहाँ पहुँचाया, और उन्होंने जो कहा था उस वादे के अनुसार उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए कहा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। ये तो था आपका कैबिनेट मिशन। उसके बाद आते हैं आपके पीएम के रूप में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जब अंतरिम सरकार बनी 46 में, नेहरू के क्या था कि अध्यक्षता में बनाई गई, और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग पद दिए गए। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। और इसी के साथ क्या हुआ, एक बंटवारा भी हुआ हमारे देश का, पाकिस्तान अलग हुआ, और इस तरह से हमें क्या हुआ, आज़ादी मिली। अच्छा, इसमें जब पीएम बनने की बारी आई, जब चुनाव हुआ, तो इसमें क्या हुआ, सरदार पटेल को सर्वाधिक वोट मिले, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मिले थे आचार्य कृपलानी को। यानी कि कहीं ना कहीं पीएम पद के दावेदार कौन थे, सरदार पटेल थे, है ना। और जो नेहरू जी थे वह क्या थे, हार चुके थे चुनाव, क्योंकि दूसरे नंबर पर अगर मान लिया पटेल भी नहीं रहे तो आचार्य कृपलानी जो थे वह दूसरे नंबर पर आए। लेकिन गांधी जी के सपोर्ट के कारण पटेल को कहा तो उन्होंने क्या किया, पद से इस्तीफा दे दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, अपना जो था नाम वापस ले लिया। आचार्य कृपलानी ने भी अपना नाम वापस ले लिया, और इस तरह से हमारे भारत के पीएम, पहले पीएम कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसका इंटेंशन भी ये मान सकते हैं हम कि जैसे कि गांधी जी ने क्या किया कि 1942 का जो सहयोग अपना जो आंदोलन चलाया था उन्होंने, उसके बाद में ही उन्होंने उनका उत्तराधिकारी कहीं ना कहीं किसको घोषित कर दिया था, नेहरू को घोषित कर दिया था। और एक दूरदर्शिता गांधी जी की ये भी हो सकती है कि क्योंकि पटेल साहब जो थे उनकी तबीयत क्या थी, इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम, और नेहरू जी जो थे या यंगेस्ट थे। उसके बाद में उनको ये लगा कि जो नेहरू जी हैं वह देश को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे, क्योंकि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो पटेल साहब जो थे लगभग 2 या 2.5 साल के बाद उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लगभग 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी था, अगर मान लिया है कि अगर उनको पीएम बना देते तो कितना टाइम पीएम के पद पर रहते। और उस टाइम जो था देश का माहौल इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बंदा चाहिए था एकदम एक्टिव, यंगेस्ट, और ये इनकी जो तबीयत थी वह नाजुक थी। ये भी कारण एक हो सकता है कि नेहरू को गांधी जी ने पीएम बनाया। अब देखते हैं हम भारत के पीएम के रूप में और स्वतंत्रता के बाद जो है नेहरू जी की क्या भूमिका थी उसको हम देखेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन्होंने कांग्रेस को काफ़ी मजबूती प्रदान की
और पीएम पद के रूप में लगभग यह 17 साल कार्यरत रहे और सबसे लंबा कार्यकाल जो है नेहरू जी का ही अब तक है। इनकी जो विदेश नीतियाँ थी वह भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे गुटनिरपेक्ष नीति, साम्राज्यवादी नीति का विरोध किया, उपनिवेशवाद विरोधी नीति, समाजवाद का नया रूप, नस्लवाद का विरोध, पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत जो है यह चाइना के साथ हुआ था और पंचशील सिद्धांत भी एक इनकी कमी थी, उसको हम आगे देखें किस तरह से यह कमी जो थी और क्या क्या कमियां थी इसमें, यह भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद आता है राजनीति। राजनीति में भी इन्होंने बहुदलीय पार्टी तंत्र की स्थापना की और विरोधियों को कैबिनेट में शामिल करना इन्होंने प्रारंभ किया। यानी कि विरोधी का मतलब ये है कि इनको क्या ऐसा नहीं कि यार जो अच्छा है और अगर वो उनका विरोधी है तो उसको सत्ता में ना लाएं या उसको जो है बढ़ावा ना दें, ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि भीमराव अंबेडकर भी क्या थे, इनके लगभग अपोजिट थे, है ना। लेकिन उन्हें पता था कि जो कानून का जो नॉलेज है भीमराव अंबेडकर को सबसे अच्छा है और इसी तरह उन्होंने क्या किया, कानून मंत्री जो है भीमराव अंबेडकर को बनाया और इस तरह विरोधियों को कैबिनेट में शामिल किया। सभी जातियों और धर्मों को वोट देने का अधिकार प्रारंभ करवाया, क्योंकि पहले क्या था कि सभी जाति और धर्म के जो लोग थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। क्योंकि जब यह आम चुनाव होते हैं हमारे 1952 में, तब जो साक्षरता दर थी लगभग 14% के लगभग थी और उसमें जो पढ़े लिखे लोग थे वह ही क्या करते थे, वोट डालते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सबको हटा के जो आम चुनाव हुआ था हमारा 1922 में, उसमें सभी को वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद इकोनॉमी क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी, जिनमें IIMs, IITs, है ना, IIM और एम्स, IIT, NITs, ये सब क्या हुआ नेहरू के समय में ही स्टार्ट हुए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो थी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के ऊपर भी इनका अच्छा ध्यान था। भाखड़ा नागल बांध जो है ना, यह भी इनके कार्यकाल में संपन्न हुआ। और जो नेहरू जी थे इन्होंने नदी परियोजना को आधुनिक भारत का क्या कहा है, मंदिर कहा है। इसको याद रखना है कि नेहरू जी ने जो प्रोजेक्ट थे, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी, इनको आधुनिक भारत का क्या कहा है, मंदिर कहा है। स्पेस प्रोग्राम में भी होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इन्होंने नींव रखी। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से भी इन्होंने मदद ली। मैंने भी इसको पीछे बता दिया। जो साक्षरता दर है जो उस टाइम कितनी 14% के लगभग साक्षरता थी, यानी कि पढ़े लिखे लोग ही क्या थे, वोट डालते थे। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि अब से क्या सभी वोट डालेंगे और 1952 का जो चुनाव हुआ उसमें क्या सभी लोगों ने वोट डाले। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया इन्होंने। धर्मनिरपेक्षता मतलब जो जब ये सत्ता में आए तो हिंदू कोड बिल जो था उसको पास करवाया। इसको बनाया किसने था, हिंदू कोड बिल को इसको बनाया था अंबेडकर जी ने, ठीक है। और जो हिंदू कोड बिल था इसके खिलाफ सभी मंत्री, यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद, वह भी इसके खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल था इसमें हिंदू धर्म से संबंधित बहुत सी चीज़ों को क्या था, बदला जा रहा था। इसमें 3 या 4 जो थे संशोधन काफ़ी बड़े बड़े थे, उनको किया गया, है ना। और इसीलिए क्या जो मंत्रीगण थे और जो राष्ट्रपति थे यह सब क्या थे, इसके विरोध में थे। लेकिन इनके विरोध में होते हुए भी इन्होंने क्या किया, हिंदू कोड बिल को क्या किया, पारित करवाया। और उसकी जो हिंदू कोड बिल की चर्चा है हम जब जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें सॉल्व करेंगे कि क्या क्या उसमें मांग थी और इसके खिलाफ क्यों थे। इन सब चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है
आधुनिक मूल्यों और विचारों को प्रदान किया इन्होंने, है ना। धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया, बुनियादी एकता पर ध्यान केंद्रित किया, लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की और भारत के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया। यानी कि इनका जो झुकाव था वह औद्योगिकीकरण की ओर ज़्यादा था, लेकिन जो आपकी ऐसी मिलिट्री आर्मी हुई या डिफेंस तरफ इनका क्या था, ध्यान बहुत कम था, है ना। बाकी औद्योगिकीकरण की तरफ इनका ध्यान काफ़ी था। उसके बाद इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता जो है, इन्हें सर्वप्रथम न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था, है ना। उसके बाद आता है नेहरू के अनुसार एक रियासत को संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहिए। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र भारत में कोई रियासत नहीं होगी। यानी कि इनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। उनको पता था कि अगर जो देश है वह अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, बहुत सारी रियासतें हो जाएगी, तो उस पर शासन करना जो है बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एकीकरण का काम स्टार्ट कर दिया। और एकीकरण का जो कार्य था यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने उसको बखूबी निभाया। नेक्स्ट उसके बाद आता है राज्यों को भाषाओं के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए नेहरू ने 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति बनाई। लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देने के अलावा उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करके भारत के औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। यानी कि 5 ईयर प्लानिंग भी स्टार्ट इनके समय में ही हुई और उसमें क्या हुआ, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। नेम इनकी जो उपलब्धियों में है सब बहुत खास मानी जाती है। नेम को, नेम क्या होता है, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है को उनकी सबसे बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया गया। और इन्होंने क्या किया, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में तो क्या था, साथ दिया था, गठबंधन किया था देशों का, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, वह इसके खिलाफ थे कि हम अब किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। पीएम के रूप में उनका अंतिम कार्यकाल वर्ष 1962 के चीन भारत युद्ध के कारण बहुत प्रभावित हुआ। यानी कि इनका जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वह बहुत अच्छा चला, लेकिन जो भारत चीन युद्ध हुआ उसके बाद में इनकी छवि जो थी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, है ना। देखो वो तो जब लंबा कार्यकाल रहता है किसी भी व्यक्ति का तो कुछ कमियां कुछ अच्छाइयां ये तो चलती रहती हैं। उसके बाद आता है आपका, उन्होंने पीएम के रूप में अपने 17 वर्षों के दौरान लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा दिया। भारत के लिए लोकतंत्र और समाजवाद दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यानी कि लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के ऊपर इन्होंने क्या किया, प्रकाश डाला। उनकी आंतरिक नीतियों की स्थापना लोकतंत्र, समाजवाद, एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता के 4 सिद्धांत पर की गई थी। यानी कि जो इनके मुख्य सिद्धांत क्या थे, एक तो लोकतंत्रात्मक, एक समाजवाद, एक एकीकरण, जिसका काम किसको सौंपा था एकीकरण का, वल्लभ भाई पटेल को, और धर्मनिरपेक्षता को, है ना। ये 4 सिद्धांत इनके माने गए। वह इन स्तंभों को नए स्वतंत्र भारत के निर्माण में शामिल करने में सक्षम थे और वह सक्षम भी हुए। अच्छा, अन्य तथ्य में देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो प्रधानमंत्री जी होते, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। होता क्या है कि जो आर्टिकल 74 है अपना अनुच्छेद, उसमें राष्ट्रपति जो है उसके कार्यों के संपादन और उनकी सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 74 में कहा गया। और उसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग
एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ना, और राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी होता है ना। यानी किस किस का अध्यक्ष होता है आपका? नीति आयोग का होता है, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी होता है। तो यहाँ पर किस आर्टिकल में है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है? तो होता है आपका आर्टिकल 75 में। कुछ अन्य तथ्य और देख लेते हैं। नेहरू ने जोसेफ बरोज टीटू, कौन? जोसेफ बरोज टीटू और अब्दुल गमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एएनएएम की रचना की, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या की रचना की। यह जो है राजनीति में इनका सबसे अच्छा काम माना जाता है इसको, और इसके लिए उन्हें बहुत उपलब्धि मिली। उपनिवेशवाद क्या होता है? यानी कि जो देश गुलाम होते हैं, जो गुलामी को ख़त्म करने के लिए इन गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या की रचना की। इसके अलावा इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी वर्चस्व था। वह कोरियाई युद्ध का अंत करने, सुएज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका निभाई इन्होंने। यानी कि इनकी जो थी दूरदृष्टि भी, अंतर्राष्ट्रीय समझ जो थी यह भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनकी जो बोलने की शैली थी वह बहुत प्रभाव करती थी लोगों को। यानी कि कला, यानी कि बोलने के क्या थे, ये जादूगर थे। और 1955 में इनको भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। इसके बाद देखते हैं हम इनकी कुछ कमियां, क्योंकि कमियां भी होती है इंसान में और अच्छाई भी होती है। हमने अच्छाई लगभग सारी देख ली हैं इनकी। अब देखते हैं हम इनकी कुछ कमियां। जैसे मिलिट्री पर ध्यान कम दिया, एक कश्मीर की समस्या थी, खैर अब तो वो हल हो चुकी है। उसको हम जब जैसे कि मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, तो मोदी जी के कार्यकाल में हम उसको पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो कमी में थी यह भी थी इनकी चीन के साथ नीति, और उसमें जो उनने पंचशील का सिद्धांत दिया था, हिंदू चीनी भाई भाई वो वाला, उसमें भी कमी थी, उसको देखेंगे। क्योंकि जो ये था, इससे अब क्या ये आश्वस्त हो गए जब इनको यह पंचशील का जो समझौता किया, इसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी फ्री हो गए। लेकिन जो था 1962 का जो भारत चीन का युद्ध हुआ, इसमें जो चीनी थे वह बिना चेतावनी दिए ही क्या किया, भारत पर हमला कर दिया, है ना। तो यह क्या, इन्होंने इस पे ध्यान कम दिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया था उसके ऊपर भी इनका बहुत कम फोकस था, क्योंकि आज के समय में जो अलगाववादी आंदोलन जो होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम अगर इस पे ध्यान दिया होता तो क्या होता, यानी कि इन्होंने ध्यान, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया, ध्यान दिया। हो सकता हो कि उनकी समझ के अनुसार अगर उस टाइम उनसे ज़्यादा फोकस करते, ज़्यादा प्रेशर डालते, तो हो सकता है कि वो भारत से कट जाते। ये भी एक कारण हो सकता है कम प्रेशर डालने का। और ये भी हो सकता है कि उनको अगर जैसे जिस तरह सारी रियासतों का एकीकरण किया था, इस तरह अगर उन पर भी प्रेशर डाला जाता तो उनमें जो अलगाववादी आंदोलन और ये थे वह समाप्त हो जाते। उसके बाद इनके समय में सबसे बड़ी समस्या एक और थी वो थी परिवारवाद की। और परिवारवाद का जो प्रारंभ था वह इनके समय में ही हुआ, क्योंकि जो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जो थी पीएम बनी थी, और वहीं से कहीं ना कहीं जो था इसमें कांग्रेस के मुख्य नेताओं में कांग्रेस जो थे गांधी परिवार को ही ज़्यादा महत्व दिया गया। हो सकता है कि जो इंदिरा गांधी जी थी उनसे भी अच्छे अच्छे नेता, गद्दावर नेता उसमें हो, और हो सकता और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को उसमें मिलती, है ना। उसके बाद आता है इन्होंने संविधान के साथ जो छेड़छाड़ किया। छेड़छाड़ का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ हेर फेर किया, हेर फेर तो आगे देखेंगे किसने किया था।
उसके बाद जो 356 का जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया था उसका मिसयूज जो था इन्होंने दुरुपयोग किया, क्योंकि जो केरल की लेफ्टिस्ट पार्टी थी उस समय की, उसको क्या किया इन्होंने डिसमिस कर दिया और प्रांतीय अधिकारों पर हमला, एक तरह से क्या था ये जो राज्य अधिकार थे उनके ऊपर क्या किया इन्होंने हमला किया, और जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी केरल की उसको डिसमिस करके उसको हटा दिया गया। ये थी इनकी कुछ कमियां। इसके बाद हम देखते हैं इनकी पुस्तकें, कौन कौन सी पुस्तकें थी इनकी। पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, यह इन्होंने 1929 में लिखी। इसको इंग्लिश में बोलते लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। विश्व इतिहास की झलक 1933 में 2 खंडों में है यह। इसको ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी 1936, एन ऑटोबायोग्राफी, भारत की खोज। इसमें क्या था, भारत के इतिहास के बारे में पूरी चर्चा है। कब लिखी गई, 1945 में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसके बाद बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद खत्म है। इसके बाद देखते हैं हम, इनकी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय। यह 11 खंडों में विभाजित है। राजनीति से दूर, राष्ट्रपिता, इतिहास के महापुरुष, ऐसी कई जो हैं किताबें लिखी, यानी कि हम कह सकते हैं राजनीति के साथ साथ, राजनीतिज्ञ के साथ साथ यह बहुत अच्छे लेखक भी थे, है ना। यह बहुमुखी प्रतिभा के क्या थे, धनी थे। अच्छा, अब आता है हमारा कुछ और तथ्य, जैसे कि प्रधानमंत्री नेहरू जब बने तो उस समय जो राजा थे वो कौन थे, जॉर्ज षष्ठम थे। और यह कब से कब तक रहे, 26 जनवरी 1950 तक। राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री V.K. कृष्णन मेनन, और विदेश मंत्री तो नेहरू जी थे, है ना, क्योंकि हमने इनकी विदेश नीतियाँ देखी कौन कौन सी थी। उसके बाद इनके नारे देख लेते हैं, पूर्ण स्वराज्य, और एक था आराम हराम है, और एक और दिया था इन्होंने, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, यानी कि भारत मरेगा तो कौन रहेगा। इसके बाद आता है इनका कथन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। अब इससे संबंध एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे कि नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं कि जिनकी मृत्यु क्या हुई, पद पर रहते हुए हुई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए और अध्यक्षता की है उनको लिख दिया है कि 45वां जो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, कहाँ पर, लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी, और यहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। 50वें में इन्होंने अध्यक्षता की 1936 में, कहाँ हुआ, लखनऊ में। 51वां जो था 1957 में फैजपुर में हुआ, और यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इस तरह से हमने नेहरू जी से संबंधित जितनी भी चर्चा थी उसको विस्तार से समझा, और हो सकता है कुछ पॉइंट अगर छूटे हों तो उनको हम जीके वाले पोर्शन में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें कुछ लगभग छोड़ा नहीं है, लगभग सारी चीज़ें समावेश कर दी गई है ना। और इस तरह से अब हमारी जो पीएम वाली सीरीज़ है वह निरंतर चलती रहेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर आएगा, क्योंकि वह देश के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे।